ई रिक्शा चलाने वाली लड़की को मिला चमचमाती गाड़ियों से भरा रपति ससुराल। एक बहुत ही छोटे और टूटे फूटे घर में रामू, शांति और उनके दोनों बच्चे रिया और चिंटू जमीन पर बैठकर खाना खाने जा रहे हैं। तभी दरवाजे पर लाला आता है। वाह रामू वाह, मेरे पैसे पे यहाँ दावतें उड़ाई जा रही हैं। 3.5 साल हो गए मेरे कर्जे को और तू यहाँ पर आराम से खाना ठूस रहा है। लाला जी, गरीब के निवाले पे तो लात मत मारिए, हम भाग थोड़ी ही रहे हैं। तमीज से बात कीजिए लाला जी, मेरे पापा कोई चोर नहीं है जो आप ऐसे सबके सामने चिल्ला रहे हैं। ओहो, ये पढ़ी लिखी मेम साहब मुझे तमीज सिखाएंगी। बाप सड़कों पर रिक्शा खींचता है और बेटी अंग्रेजी झाड़ रही है। मोहल्ले वालों देख लो इन भिखारियों का घमंड। लाला जी आप बच्ची पे मत चिल्लाइए, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, आपकी पाई पाई लौटा दूंगा, बस थोड़ा और वक्त दे दीजिए लाला जी। लाला कुछ और गालियां देकर और बेइज्जती करके वहां से चला जाता है। रामू दरवाजा बंद करता है। अरे तुम लोग इतने टेंशन में क्यों आ गए? अपनी शक्लों को तो देखो। अरे घर में टीवी नहीं है ना, तो लाला जी बस फ्री का एंटरटेनमेंट करने आए थे हैं? चलो खाना ठंडा हो रहा है, शुरू करो। पापा आप भी ना किसी भी सिचुएशन में जोक मार लेते हो। तेरे पिता तो हमेशा से ही ऐसे हैं। अगले दिन दोपहर का समय है। तेज धूप में रिया हाथ में टिफिन लिए अपने पिता को सड़क पर ढूंढ रही है। दूर से उसे अपने पिता रामू दिखाई पड़ जाते हैं। इतनी तेज धूप है, पापा ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। वो रहे पापा। रामू का रिक्शा खराब हो गया है। वो पसीने से लथपथ होकर रिक्शे को पीछे से धक्का मार रहा है, लेकिन रिक्शे में बैठे 2 हट्टे कट्टे ग्राहक नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहे हैं। दुनिया कितनी सेल्फिश है यार। एक बूढ़ा आदमी पसीने में रिक्शा धकेल रहा है, पर इन बेशर्मों से नीचे नहीं उतरा जा रहा। रिया दौड़कर अपने पिता के पास जाती है और पीछे से रिक्शे को धक्का लगाने लगती है। अरे रिया बेटा छोड़ छोड़, इससे मैं कर लूंगा, छोड़ दे। नहीं पापा, मैं आपकी बेटी हूँ, कोई नाजुक गुड़िया नहीं। आप धक्का लगाओ, मैं आपके साथ हूँ। सुबह का समय हो जाता है। रामू काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा है। पापा, सर ने फिर सबके सामने टोक दिया। कह रहे थे अगर कल फीस नहीं आई तो एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। अरे बेटा तू टेंशन मत ले, तेरा बाप अभी जिंदा है, कल तेरी फीस पक्का भर दूंगा। पापा, वो मेरी स्कॉलरशिप से एडमिशन तो हो गया है, पर कॉलेज की कुछ महंगी किताबें लेनी है। मैं कुछ दिन बाद ले लूंगी। अभी आप चिंटू की फीस भर दो। पागल है क्या? मेरी इंजीनियर बिटिया बिना किताबों के कैसे पढ़ेगी? तू लिस्ट दे देना, मैं सब मैनेज कर लूंगा बेटा। तभी छत पर लटक रहा घर का इकलौता खटारा पंखा बंद हो जाता है। लो जी, अब इस कबाड़ को भी अभी खराब होना था। अब नया पंखा लाने के पैसे कहाँ से आएंगे इस गर्मी में? अरे मम्मी चिल करो ना, घर में आपकी बेटी मैकेनिक इंजीनियरिंग कर रही है और आप मैकेनिक को बुलाओगी? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। रिया कुछ ही देर में उस पंखे को ठीक कर देती है। देखा शांति, मेरी बेटी सच में एक दिन बहुत बड़ी इंजीनियर बनेगी। ऐसे ही समय बीत जाता है। एक दिन कॉलेज के पार्क में रिया अपनी बेस्ट फ्रेंड स्नेहा के साथ बैठी होती है। यार स्नेहा, सच बता रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा धूप में वो रिक्शा खींच रहे हैं, मम्मी दूसरों के घरों में बर्तन मांज रही है और मैं यहाँ किताबों के लिए उनसे पैसे मांग रही हूँ। मुझे बहुत गिल्ट फील होता है यार। अरे यार तू इतना स्ट्रेस क्यों ले रही है? अंकल आंटी ये सब तेरे बेटर फ्यूचर के लिए ही तो कर रहे हैं ना। मुझे पता है यार, पर उनकी हालत देखी नहीं जाती। मुझे लगता है मुझे पार्ट टाइम जॉब कर लेनी चाहिए। तू पागल है? तेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई वैसे ही इतनी टफ है, तू बस फोकस कर। एक बार तेरी जॉब लग गई ना तो तू अपने पापा को सीधा मर्सिडीज में घुमाना। मर्सिडीज? पागल, अभी तो मैं बस यही चाहती हूँ कि पापा को वो रिक्शा न चलाना पड़े। शाम का समय था। रिया के घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। रिया अपनी मम्मी शांति को बुलाने पास वाली कोठी में जाती है जहाँ शांति काम करती थी। अंधी है क्या तू शांति? 10,000 का इम्पोर्टेड फूलदान था वो। तेरे बाप ने भी देखा है कभी इतना महंगा सामान? आंटी तमीज से बात कीजिए, मेरी मम्मी से। गलती से टूटा है ना, जानबूझकर तो नहीं तोड़ा है उन्होंने। ओहो, ये आ गई वकील साहिबा। अरे शांति, अपनी इस जाहिल बेटी को बाहर निकाल यहाँ से। चुप कर रिया, तू बीच में मत बोल। मेम साहब आप मुझे माफ कर दो, आप मेरे पैसे काट लेना, पर प्लीज मुझे काम से मत निकालो। मम्मी आप माफी क्यों मांग रही हो? हम गरीब हो तो क्या,
हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? सेल्फ रिस्पेक्ट अमीरों के चोचले होते हैं रिया, गरीब की किस्मत में सिर्फ गालियाँ खाना लिखा है। शांति रिया को बाहर ले जाती है। अगली सुबह की बात है। शांति रसोई में खड़ी है, बर्तन लगभग खाली हैं, सिर्फ 2-3 रोटियां ही बची हैं। शांति वो रोटियां रिया और चिंटू की थाली में रख देती है। मम्मी, बस इतना ही खाना है? आपने और पापा ने खा लिया क्या? हाँ बेटा, हमने खा लिया। तू और चिंटू जल्दी से खा ले। आप लोग कब तक मुझसे झूठ बोलोगे? मुझे पता है घर में राशन खत्म है और आप दोनों ने कल रात से कुछ नहीं खाया है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, तू खा, हमने खा लिया है। रिया रोते हुए वो खाना खाती है। दोपहर का समय हो गया था। रामू बिना कुछ खाए पसीने से लथपथ अपना हाथ रिक्शा खींच रहा था। अचानक भूख और गर्मी से उससे चक्कर आ जाता है। वो रिक्शा समेत सड़क पर बुरी तरह गिर पड़ता है। आसपास के लोग उसे अस्पताल में जल्दी से एडमिट करवा देते हैं। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू हमारी। पहले ही कौन सा हम महलों में रह रहे थे, जो बची खुची कसर भी निकाल दी। अब क्या खाएंगे हम? मैं तो किसी लायक नहीं रहा शांति। मेरे दोनों हाथ पैर टूट गए और वो मेरा रिक्शा, वो भी पूरी तरह कबाड़ हो गया। अब मैं लाला का कर्जा कैसे चुकाऊंगा? चिंटू की फीस और मेरी रिया की किताबें कैसे लाऊंगा? सब खत्म हो गया शांति, सब खत्म हो गया। पापा प्लीज आप रोना बंद कीजिए, आपकी जान बच गई। हमारे लिए वही सबसे बड़ी बात है। मैं अब किसी लायक नहीं रहा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं जिंदा ही क्यों बच गया। पापा दोबारा ये बात मत बोलना, आप बस आराम करो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। रिया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। रात का समय हो जाता है। घर में सब सो रहे हैं, लेकिन रिया नहीं सोई है। वो छत पर चल रहे उस पंखे को देख रही है जिसे उसने खुद ठीक किया था। अगर मैं एक खराब पंखा ठीक कर सकती हूँ तो क्या मैं अपने घर की सिचुएशन ठीक नहीं कर सकती? पापा ने मुझे बचपन में रिक्शा चलाना सिखाया था। हाँ, मैं रिक्शा चलाऊंगी। रिया तुरंत उठकर घर के बाहर जाती है। बाहर रामू का टूटा रिक्शा पड़ा था। शिट यार, ये तो पूरा डैमेज हो चुका है, इसे चलाना तो इम्पॉसिबल है। पर वेट, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ। अगर मैं खुद का ही एक ई रिक्शा बनाऊँ तो? हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी, मैं खुद का ई रिक्शा बनाऊंगी। अगले दिन रिया स्नेहा के साथ कबाड़ी वाले की दुकान पर जाती है और वहाँ से कुछ खराब मोटर, बैटरी और कुछ चीजें खरीद लेती है। और स्नेहा और रिया दोनों मिलकर एक ई रिक्शा तैयार करते हैं। ओ माय गॉड रिया, तू जीनियस है यार। एकदम टार्जन द वंडर कार वाली फील आ रही है इस ई रिक्शा से। रिया वो ई रिक्शा घर के सामने लाती है। शांति और रामू, जो ठीक से चल नहीं पा रहा था, बाहर आते हैं। अपनी बेटी का ये टैलेंट देखकर रामू बहुत खुश होता है। शांति खुशी से रिक्शे की पूजा करती है। मेरी बच्ची ने तो कमाल कर दिया, नजर न लगे मेरी बच्ची की मेहनत को। अरे शांति, ये क्या तमाशा है? अब तुम्हारे घर की लड़कियां सड़कों पर रिक्शा चलाएंगी? अरे लोग क्या कहेंगे? आंटी जी, जब हमारे घर में खाने को नहीं था तब तो कोई मोहल्ले वाला राशन देने नहीं आया, तो अब हमारी मेहनत पर ताने मारने का हक भी किसी को नहीं है। आजकल लड़कियां फाइटर जेट उड़ा रही हैं, ये तो फिर भी ई रिक्शा है। सही कहा मेरी बच्ची ने। जा बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, जा। अगले दिन रिया अपनी ई रिक्शा लेकर सड़क किनारे खड़ी है। तभी 2 औरतें वहाँ आती हैं। अरे बहन रहने दे, ये आज की लड़कियां फोन में घुसी रहती हैं। कहीं ठोक दिया तो हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। आंटी, मुझे अच्छे से चलाना आता है, आप बैठकर तो देखिए। दोनों औरतें वहाँ से चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। शाम होने वाली है और रिया की बोहनी तक नहीं हुई है। तभी एक बुजुर्ग आदमी वहाँ आता है। बेटा, मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ दोगी क्या? सच कहूँ तो आज के जमाने में तुम जैसी बेटियों को मेहनत करते देखकर बहुत अच्छा लगता है। लोगों का क्या है बेटा, वो तो चांद में भी दाग निकालते हैं। बिल्कुल अंकल जी, अभी छोड़ती हूँ, बैठिए आप। इसके बाद रिया को कई सवारियां मिलती हैं। रात को घर लौटकर वो अपनी पूरी कमाई शांति को दे देती है। ये तूने कमाए है रिया? हाँ मम्मी, और अब से आपकी बेटी आपके लिए कमाएगी। पापा, अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे तू तो मेरी शेरनी है बेटा। अगले दिन दोपहर का समय है। रिया सवारियों का इंतजार कर रही है। तभी एक दूसरा ऑटो वाला वहां आकर खड़ा हो जाता है और रिया को देखकर हंसने लगता है।
अरे ओ मैडम, ये सड़क है, कोई तुम्हारे कॉलेज का रैंप वॉक नहीं। पापा की परी हो, घर जाओ। कहीं कोई ब्रेक वेक फेल हो गया तो रोते फिरोगी। भैया आप अपना ऑटो देखो ना। वैसे भी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मेरा फोकस मेरी मंजिल पर है, आपके इन फालतू तानों पर नहीं। रिया अपनी ई रिक्शा लेकर वहां से चली जाती है। शाम का समय हो जाता है। रिया दिन भर बिना कुछ खाए पिए ई रिक्शा चलाने के बाद घर लौटती है। आज चिंटू का बर्थडे था। रिया के हाथों में एक केक और चिंटू के लिए नए कपड़े थे। वाओ दीदी, मेरा फेवरेट चॉकलेट केक और ये नए कपड़े। यू आर द बेस्ट सिस्टर। अरे रिया, इन सब में पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी बेटा? तू सुबह से भूखी प्यासी काम कर रही है। चिल मम्मी, ये देखो, ये पापा की दवाइयों के पैसे, ये चिंटू की स्कूल फीस और लाला की इस महीने की किश्त भी है। सब कुछ एकदम सॉर्टेड है बॉस। मेरी बच्ची, मेरी वजह से तुझे इतनी भयंकर गर्मी में सड़कों पर धक्के खाने पड़ रहे हैं। काश मेरा कोई बड़ा बेटा होता जो आज मेरे बुढ़ापे का सहारा बनता, तो तुझे ये सब नहीं करना पड़ता बेटा। पापा, मैंने कहा था ना, ये बेटा बेटा करना बंद कीजिए। मम्मी के मगरमच्छों से कम नहीं है आप पापा की परिया। मैं आपकी बेटी हूँ और लड़कियाँ आज के जमाने में किसी से कम नहीं है। पूरा परिवार एक साथ मिलकर चिंटू का बर्थडे मनाता है। दोपहर की चिलचिलाती धूप है। वही ऑटो वाला राजू, जिसने रिया का मजाक उड़ाया था, टेंशन में खड़ा है। उसका ऑटो खराब हो गया है और पीछे बैठे 2-3 ग्राहक उस पर बुरी तरह चिल्ला रहे हैं। ए भाई, जब तेरा खटारा चलता नहीं है तो सवारियां क्यों बिठाता है? हमें ट्रेन पकड़नी है, हमारा नुकसान कौन भरेगा? अरे बाबूजी, बस 5 मिनट दे दो। पता नहीं इंजन में ये क्या हो गया, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। तभी रिया अपनी ई रिक्शा लेकर वहां से गुजरती है। राजू को देखकर वो अपनी ई रिक्शा रोक देती है और उसके पास जाती है। क्या हुआ भैया, ऑटो स्टार्ट नहीं हो रहा क्या? लाओ मुझे देखने दो। अरे मैडम, तुम छोड़ो, रहने दो, ये मर्दों वाला काम है, तुम्हारे बस का नहीं है। भैया, काम काम होता है, उसका कोई जेंडर नहीं होता। साइड हटो। रिया अपना टूल बॉक्स निकाल कर लाती है और इंजन को जल्दी से ठीक कर देती है। राजू जैसे ही ऑटो स्टार्ट करता है तो ऑटो स्टार्ट हो जाता है। कमाल कर दिया बेटी तुमने तो। ये आदमी आधे घंटे से दिमाग खराब कर रहा था और तुमने 1 मिनट में ही ठीक कर दिया। मुझे माफ कर दो बहन, मैंने उस दिन तुम्हारा कितना मजाक उड़ाया था कि लड़की है क्या रिक्शा चलाएगी, और आज मेरी मुसीबत में तुमने ही मेरी मदद कर दी। सच में आज मेरा घमंड टूट गया। तुम सच में कमाल हो। कोई बात नहीं भैया, बस अगली बार किसी लड़की को कमजोर मत समझना। चलो अब अपनी सवारियों को स्टेशन छोड़ो। रिया अपनी ई रिक्शा लेकर वहां से चली जाती है। शाम का वक्त हो जाता है। रिया अपनी ई रिक्शा साइड में खड़ी करके स्नेहा के साथ बैठकर बातें कर रही थी। यार स्नेहा, मेरी ई रिक्शा एकदम मस्त चल रही है। अब तो सवारी खुद हाथ देकर रोकती है। रिक्शा तो मस्त चल रही है मैडम, लेकिन तेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई का क्या लाइफ टाइम यही ई रिक्शा चलाने का प्लान है क्या? अरे पागल है क्या, पढ़ाई क्यों छोड़ूंगी मैं? पर यार अभी सिचुएशन देखना, पापा बेड पर है, घर का खर्चा, लाला की किश्त, पहले मुझे ये सारी फैमिली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है। एक बार घर की टेंशन खत्म हो जाए फिर मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूंगी। कसम से यार, तू अनुपमा वाली वाइब देती है कभी कभी। इतनी सी उम्र में घर की सारी टेंशन ले ली तूने। तू सच में मेरी सुपर वुमन है। सुपर वुमन नहीं, बस एक बेटी हूँ जो अपने माँ बाप का बुढ़ापा सिक्योर करना चाहती है। एक बहुत बड़ी हवेली है। घर के बाहर मर्सिडीज, BMW और ऑडी जैसी कई महंगी गाड़ियां खड़ी हैं। घर के अंदर महंगे झूमर लगे हैं। हॉल में सुमित्रा और रणधीर के बीच बहस चल रही है। देखिए जी, मैंने तो फाइनल कर लिया है। मेरे इकलौते बेटे आर्यन की शादी मेरी खास फ्रेंड शिवानी की बेटी से ही होगी। एकदम हाई क्लास लड़की है, हमारे स्टैंडर्ड को मैच करती है। तुम्हारे स्टैंडर्ड के चक्कर में मैं अपने घर को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मुझे अपने घर के लिए कोई शोपीस नहीं चाहिए सुमित्रा। तो क्या आप किसी बहन जी या गरीब घर की लड़की को इस अरबों की हवेली की मालकिन बनाएंगे? हमारी सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे? नाक कट जाएगी किटी पार्टी में मेरी। किटी पार्टी गई भाड़ में। मुझे एक संस्कारी बहू चाहिए जो मेरे बेटे को और इस घर को जोड़ कर रखे। मेरा फैसला फाइनल है। दोनों का झगड़ा देखकर उनकी बेटी नैना बहुत परेशान हो जाती है। तभी उनका बेटा आर्यन ऑफिस जाने के लिए हॉल में आता है। ओफो, आप लोगों का सुबह सुबह बिग बॉस शुरू हो गया फिर से।
मॉम, डैड, प्लीज एक दिन तो शांति से जीने दो। डैड, आज बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग है और सुबह सुबह आप लोगों का ये ड्रामा, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। आर्यन गुस्से में मेन डोर की तरफ बढ़ता है। रणधीर तुरंत उसके पीछे जाता है। बेटा रुक, देख, गुस्सा अपनी जगह पर है, पर अपनी सेफ्टी से कोई खिलवाड़ नहीं। हाँ, वो जो नई बुलेट प्रूफ कार आई है ना, उसी में जाना, और गार्ड्स तुम्हारे साथ होने चाहिए। डैड, मैं बच्चा नहीं हूँ। पैसा बहुत बड़ा दुश्मन होता है आर्यन। कल ही मैंने तुम्हारे चाचा के आदमियों को हमारे ऑफिस के बाहर मंडराते हुए देखा था। कुछ भी हो जाए बेटा, तू संभल कर रहना। ओके डैड। दोपहर का समय हो जाता है। हवेली के हॉल में सुमित्रा अपनी सहेली शिवानी और उसकी बहुत ही मॉडर्न बेटी नताशा के साथ बैठी है। तभी रणधीर वहाँ आ जाता है। सो सुमित्रा आंटी, शादी के बाद आई वांट अ सेपरेट हाउस, यू नो, ये जॉइंट फैमिली में ड्रामा बहुत होता है। आखिर ये सब क्या बकवास चल रही है मेरे घर में सुमित्रा? अरे जी शांत हो जाइए, यही तो नताशा है, शिवानी की बेटी, आर्यन के लिए परफेक्ट है। तुम दोनों माँ बेटी अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो। मुझे अपने घर को तोड़ने वाली नहीं चाहिए। आपने मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेइज्जती कर दी। आप हमेशा मेरे खिलाफ रहते हैं। शिवानी और नताशा वहाँ से चले जाते हैं। सुमित्रा और रणधीर में फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी आर्यन थका हुआ ऑफिस से लौटता है। ओह, स्टॉप इट! क्या फायदा इन करोड़ों रुपयों का? हाँ, क्या फायदा है इतनी बड़ी कार कंपनी का? जब मैं थक कर घर आता हूँ तो मुझे 2 पल का सुकून भी नहीं मिलता यहाँ। बेटा तू शांत हो जा। अरे इससे लाख गुना अच्छे तो वो गरीब लोग होते हैं मॉम, जिनके पास खाने को बस 2 वक्त की रोटी होती है। रात को बिना किसी डर, बिना किसी कलेश के सुकून की नींद सोते हैं वो। हमारे पास पैसा है पर चैन नहीं है। आर्यन ये बोलकर अपने कमरे में चला जाता है। सही तो कह रहा है आर्यन, इस दौलत ने हमसे हमारा घर, हमारी शांति, सब कुछ छीन लिया है। अगले दिन की बात है। एक सुनसान हाईवे पर रणधीर और आर्यन की कार तेजी से जा रही है। अचानक कार के ब्रेक फेल हो जाते हैं और कार एक बड़े पेड़ से बुरी तरह टकरा जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वो मदद मांगते हैं लेकिन कोई उनकी मदद नहीं करता। हेल्प, हेल्प, कोई प्लीज हेल्प करो प्लीज। तभी वहां से रिया अपनी ई रिक्शा लेकर गुजरती है और उनको देखकर रुक जाती है। ओह माय गॉड, आप टेंशन मत लो, आंखें खुली रखो अपनी, मैं हूँ ना यहाँ, हिम्मत मत हारना। रिया किसी तरह दोनों बाप बेटों को खींचकर अपनी ई रिक्शा में बिठा लेती है और अस्पताल ले जाती है। उन दोनों का अच्छे से ट्रीटमेंट होता है। बेटा, आज के जमाने में जब लोग खून देकर रास्ता बदल लेते हैं तब तुमने हमारी जान बचाई है। ये लो बेटा, मेरी तरफ से एक छोटा सा इनाम समझकर रख लो। रणधीर जेब से पैसों की एक गड्डी निकालकर रिया की तरफ बढ़ाता है। अंकल जी, मैं ई रिक्शा जरूर चलाती हूँ, पर मेरा जमीर अभी बिका नहीं है। मैंने एक इंसान होने के नाते आपकी हेल्प की थी, इन पैसों के लिए नहीं। रिया ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय के बाद रणधीर और आर्यन भी अपने घर पहुँचते हैं। रात हो चुकी थी, दोनों अपने अपने कमरों में थे। क्या लड़की थी यार वो, ना कोई एटीट्यूड, ना पैसों का लालच। आज के इस फेक जमाने में इतनी रियल लड़की कहाँ मिलती है यार। मुझे तो उसका वो कॉन्फिडेंस दिमाग से निकल ही नहीं रहा। दौलत के इस दलदल में जहाँ सब हमारे पैसों पर नजर गड़ाए बैठे हैं, वो लड़की पैसों की गड्डी को लात मार कर चली गई। अगर ऐसी ईमानदार और निडर लड़की मेरे घर की बहू बन जाए तो मेरे बेटे की तो लाइफ सेट हो जाएगी। कल ही पता लगाता हूँ इसके बारे में। अगले दिन रणधीर अपने 2 वफादार आदमियों को बुलाता है और उनसे रिया के बारे में सब कुछ पता करवाता है। सर जी, लड़की तो एकदम खरा सोना है। बाप के दोनों हाथ पैर टूटे हुए हैं तो बेचारी खुद रिक्शा चलाकर अपना घर संभाल रही है। और तो और सर, मोहल्ले की 2 औरतों ने जब उसे ताना मारा तो मैडम ने ऐसा करारा जवाब दिया कि उनकी बोलती ही बंद कर दी। एकदम फायर है सर लड़की। हाँ, तो बस मुझे यही तो चाहिए था। जो लड़की अपने लाचार बाप के लिए दुनिया से लड़ सकती है, वो कल को मेरे परिवार के लिए किसी से भी भिड़ जाएगी। मुझे ऐसी ही बहू चाहिए अपने घर के लिए। दोपहर का वक्त था। रिया अपनी ई रिक्शा पार्क के पास खड़ी करके चाय पी रही थी। तभी आर्यन कार से वहां आता है और उसके पास जाता है। हे हाय, पहचाना मुझे? कल एक्सीडेंट वाला बेचारा इंसान। अरे आप आज तो एकदम हीरो लग रहे हो। हालत ठीक है अब आपकी, और यहाँ कैसे आना हुआ? बस तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए आया था यार। उस हड़बड़ी में तुमने अपना नाम भी नहीं बताया। बाय द वे, मैं आर्यन हूँ। तुम सच में बहुत अलग हो यार। मैं रिया,
और सुनिए, अलग वलग कुछ नहीं है। हम मिडिल क्लास वालों को ना रियल लाइफ में अपनी फैमिली का एवेंजर्स बनना ही पड़ता है। आर्यन रिया की इस कैजुअल और रियल बातों पर हंस पड़ता है। दोनों के बीच एक बहुत ही प्यारी बॉन्डिंग हो जाती है। उधर रणधीर रिया के बारे में सुमित्रा को बताता है। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? एक ई रिक्शा चलाने वाली लड़की इस अरबों की हवेली की मालकिन बनेगी? सुमित्रा, वो सड़क छाप नहीं है, हमारे बेटे की जान बचाने वाली है। मुझे मॉडर्न कपड़े पहनने वाली नहीं बल्कि एक संस्कारी बहू चाहिए। ए मॉम, डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं भी रिया को पसंद करता हूँ। मेरी शादी होगी तो सिर्फ उसी से। अरे मेरा बच्चा, अगर तेरी यही खुशी है तो मैं कौन होती हूँ मना करने वाली। तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। एक बार आने दे उस रिक्शा वाली को इस घर में। ऐसा जीना हराम करूंगी कि खुद उल्टे पैर भाग जाएगी। रणधीर, सुमित्रा और आर्यन अपनी महंगी गाड़ियों के साथ रिया के घर पहुंच जाते हैं। साहब जी, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? हम गरीब आदमी हैं साहब। रामू जी, आप गरीब नहीं, आप बहुत अमीर हैं। आपने ऐसी शेरनी जैसी बेटी पाली है। हम यहाँ कोई एहसान करने नहीं आए बल्कि आपसे रिश्ता जोड़ने आए। हमें आर्यन के लिए आपकी बेटी रिया का हाथ चाहिए। मालिक, आप आसमान है और हम जमीन की धूल। हमारा और आपका क्या मेल? आंटी जी, मुझे एक अच्छी लाइफ पार्टनर चाहिए। वो अमीर हो या गरीब, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। एंड रिया, क्या तुम इस रिश्ते के लिए तैयार हो? अगर मेरे मम्मी पापा की इज्जत आपके घर में हमेशा ऐसे ही बरकरार रहेगी तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। इस तरह रिया और आर्यन का रिश्ता पक्का हो जाता है और उन दोनों की जल्दी शादी हो जाती है। आर्यन की हवेली के बाहर का नजारा किसी 5 स्टार होटल के जैसा है। रिया गृह प्रवेश के लिए दरवाजे पर खड़ी है। आ जाओ बहू, अपना दाहिना पैर कलश पर मारो और घर में आ जाओ। वेलकम टू द फैमिली भाभी। मैं तो आपकी फैन हो गई हूँ। जिस तरह से आपने अपनी फैमिली को संभाला है ना, यू आर अ रियल सुपर वुमन। सही कह रही है ना। आजकल ऐसी संस्कारी लड़कियाँ कहाँ मिलती है। सुमित्रा जी, आपकी तो किस्मत खुल गई जो ऐसी बहू मिली। अरे किस्मत तो मेरी खुली है बहन जी। मेरे घर में आज असली लक्ष्मी आई है। पापा जी, ये सारी गाड़ियाँ अपनी ही है क्या? मैंने तो इतनी गाड़ी सिर्फ फिल्मों में ही देखी है। अरे अभी तो ये कुछ नहीं है रिया, और भी हैं, इससे भी अच्छी। रिया अपने आलीशान बेडरूम में आती है। ओह माय गॉड, ये सच में मेरा कमरा है। ये तो बिल्कुल सपने जैसा लग रहा है। कैसा लगा सरप्राइज मैडम? अगर कोई चेंज करवाना हो इंटीरियर में तो कल ही डिजाइनर को बुला लूंगा। अरे नहीं, ये एकदम परफेक्ट है। पता है आर्यन, मैंने बचपन से ऐसे ही घर के सपने देखे थे। फाइनली मेरे वो दुख, गरीबी और ई रिक्शे वाले दिन हमेशा के लिए खत्म हो गए। अब तो मैं बस ऐश की जिंदगी जीऊंगी। बिल्कुल, तुमने बहुत स्ट्रगल किया है रिया। अब तुम्हारा टाइम सिर्फ रिलैक्स करने का है। आज तो मुझे इस एसी वाले रूम में चैन की नींद आएगी ना। कहते हैं ना कि जब किसी ने सिर्फ तंगी और गरीबी देखी हो तो रातों रात मिली उस बेशुमार दौलत को हजम कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। रिया के साथ भी यही हुआ था। इतनी सारी दौलत देखकर उसे घमंड आ गया था और रातों ही रात रिया का व्यवहार बिल्कुल बदल गया। अगले दिन सुबह के 11 बज चुके हैं। रिया किचन में जाती है जहां 4-5 नौकर पहले से ही काम कर रहे हैं। ए भैया, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो चलो जल्दी से मेरे लिए कॉफी और चीज सैंडविच बनाओ। कितना स्लो काम करते हो तुम लोग। जी मैम साहब। देख रहे हैं आप, अपनी संस्कारी बहू को 11 बजे सोकर उठ रही है और आते ही नौकरों पर ऐसे हुक्म चला रही है जैसे कोई महारानी हो। अरे सुमित्रा, बच्ची है वो। उसने बहुत दुख देखे हैं मगर आज उसे थोड़ा सुख मिल रहा है तो उसे एंजॉय करने दो। एग्जैक्टली मॉम, रिया ने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ काम ही किया है। हाँ, तुम बाप बेटे तो बस उसी की वकालत करो। अगले दिन की बात है। हवेली के हॉल में रिया की मुंह दिखाई की रस्म चल रही है। शहर की हाई क्लास औरतें वहाँ पर बैठी हुई हैं। सुमित्रा जी, बहू तो सच में बहुत प्यारी है, पर सुना है बहुत मिडिल क्लास फैमिली से है। एक्सक्यूज मी आंटी, मिडिल क्लास या हाई क्लास कोई नहीं होता। मैं एक अच्छी फैमिली से हूँ। अच्छा, पर हमने तो सुना था तुम ई रिक्शा चलाती थी सड़क पर। तो क्या हुआ? मैंने किसी की चोरी थोड़ी की है, अपनी मेहनत की कमाई की है। और ई रिक्शा चलाना कोई क्राइम थोड़ी है। रात का समय हो जाता है। रिया हवेली के बाहर खड़े होकर गाड़ियों को देख रही थी। तभी उसके फोन पर स्नेहा का कॉल आता है। हाँ स्नेहा, बोल, क्या काम है? अरे यार, कैसी है तू? 2 दिन से तेरा कोई कॉल नहीं आया। शादी के बाद तो तू जैसे मुझे भूल ही गई। देख स्नेहा, मेरे पास ना अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। आई एम वेरी बिजी यार। पर तू तो 2 मिनट बात कर सकती है ना? कहा ना, अभी टाइम नहीं है। तू मुझे बार बार कॉल करके डिस्टर्ब मत किया कर।
मैं फ्री होकर खुद करूँगी, बाय। रिया फोन कट कर देती है। पैसा इंसान को कितना बदल देता है ना, घमंड आ गया इसे। अगले दिन रिया अपने फोन पर अपने पिता रामू से बातें कर रही थी। कैसी है मेरी बच्ची? मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास हूँ पापा। और हाँ, आज के बाद आप वो कबाड़ वाला रिक्शा नहीं चलाएंगे। भला वो क्यों बेटा? रिक्शा नहीं चलाऊंगा तो घर कैसे चलेगा? अरे पापा, आप यहाँ हवेली आ जाओ, मैं ससुर जी से कहकर आपको कोई जॉब दिला दूंगी। रिया, ये कैसी बातें कर रही है तू? अरे मम्मी, आप समझती क्यों नहीं हो? अगर मेरी सोसाइटी के लोगों ने पापा को सड़कों पर रिक्शा चलाते देख लिया तो मेरी कितनी इंसल्ट होगी। सुन ले रिया, ये रिक्शा चलाकर ही मैंने तुझे पाला है। मैं गरीब जरूर हूँ, पर किसी के टुकड़ों पर नहीं पलता। मैं अपनी मेहनत की ही खाऊंगा। रामू फोन कट कर देता है। पैसे की हवा लग गई है हमारी बेटी को, लेकिन उसे समझना होगा। कल ही हम उससे मिलने जाएंगे। अगले दिन रिया अपनी कुछ नई मॉडल फ्रेंड्स के साथ बातें कर रही थी। तभी उसके माता पिता वहाँ आ जाते हैं। इट्स रिया, ये लोग कौन हैं? अरे ये वो मेरे मॉम डैड हैं। ओह माय गॉड, सीरियसली ये है तुम्हारे माता पिता? चलो कोई नहीं, अब बहुत हुआ, हम चलते हैं। उसकी सभी नई फ्रेंड्स वहाँ से चली जाती हैं। पापा, आप लोग ऐसे कपड़े पहनकर क्यों आ गए यहाँ? कम से कम ढंग के कपड़े तो पहन लेते। मेरी सारी फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ा कर गई हैं। बेटा, हमारे पास जो सबसे अच्छे कपड़े थे वही पहन कर आए हैं। रिया बेटा, तेरी माँ ने रात भर जागकर तेरे लिए तेरे फेवरेट बेसन के लड्डू बनाए हैं। ये ले। मम्मी, मुझे ये सब नहीं चाहिए और आप लोग यहाँ से जाइए। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? ठीक है बेटा, हम चलते हैं। रामू और शांति वहाँ से चले जाते हैं। सीढ़ियों के पास खड़े होकर रणधीर, आर्यन और नैना ये पूरा तमाशा देख रहे होते हैं। देख लिया तुम दोनों ने? हमारी बहू को दौलत का भयंकर नशा चढ़ गया है। डैड, भाभी तो एकदम घमंड वाले मोड में आ गई हैं। मैं अभी जाकर रिया की क्लास लगाता हूँ। आर्यन रुक जा बेटा, अगर तेरी माँ सुमित्रा को ये बात पता चल गई तो घर में महाभारत हो जाएगी। तुझे याद है ना उसका चैलेंज? उसने साफ कहा था कि अगर इस गरीब बहू में घमंड आया तो वो उसे डिवोर्स दिलवाकर अपनी उसी हाई क्लास सहेली की बेटी से तेरी शादी करवाएगी। हमें बिना किसी को बताए खुद ही सब कुछ ठीक करना होगा बेटा। तो फिर हम क्या करें डैड? हम इसके घमंड की जड़ ही काट देंगे। चलो, हम रामू जी और शांति से मिलने चलते हैं। उनके साथ मिलकर एक धांसू प्लान बनाएंगे। चलो। अगले दिन दोपहर का समय है। रिया हॉल में बैठी है। तभी रणधीर, आर्यन घबरा कर उसके पास आते हैं। डैड, आर्यन, क्या हुआ आप दोनों को? क्या बताएं बेटा, सब कुछ लुट गया। हम बर्बाद हो गए। वो जालिम चाचा हमें सड़कों पर ले आए बेटा। उसने आर्यन से धोखे से सारे पेपर्स पर साइन करवा लिया। ये हवेली, वो गाड़ियां, हमारा पूरा बिजनेस बेटा, सब कुछ उसके नाम हो गया। और मॉम, उसने हमें जान से मारने के लिए गुंडे भी पीछे लगा दिए। अब हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम बचेंगे नहीं मॉम। What? सब कुछ खत्म हो गया एक झटके में? कहीं तुम लोग मजाक तो नहीं कर रहे? भाभी, ये मजाक नहीं है। जान बचानी है तो अभी के अभी यहाँ से भागना पड़ेगा। सुमित्रा भी वहाँ खड़े होकर ये सब सुन रही थी। हाय राम, मैं तो कहीं की नहीं रही, अब क्या होगा? अभी हमारे पास छिपने के लिए सिर्फ एक ही जगह है, रामू जी का घर। हमें वहीं जाना होगा। इतने अंधाधुन पैसे का भी क्या ही फायदा जो एक चुटकी में छिन जाए। रात को ही पूरा परिवार रामू के घर पहुंचता है। रामू जी, हम मुसीबत में तो यहाँ आ गए, लेकिन यहाँ खाएंगे क्या? घर में तो राशन का एक दाना तक नहीं दिख रहा। और मैं या आर्यन बाहर काम करने भी नहीं जा सकते क्योंकि बाहर गुंडे हमें ढूंढ रहे हैं। देखिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। जो करना है आप लोगों को ही कुछ करना होगा। तभी रिया की नजर बाहर खड़ी अपनी ई रिक्शा पर पड़ती है, जिस पर अब धूल जम चुकी थी। आप लोग टेंशन मत लीजिए, घर मैं चलाऊंगी। मेरी ई रिक्शा अभी भी बाहर खड़ी है। कल सुबह से मैं काम पर जाऊंगी। रिया, तुम पागल हो गई हो क्या? गुंडों ने तुम्हें पहचान लिया तो? मुझे कोई नहीं पहचानेगा आर्यन, मैं अपना हुलिया ही चेंज कर दूंगी। अब इस परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। अगले दिन धूप में रिया शर्ट, सिर पर कैप और मुंह पर गमछा बांधकर अपनी पुरानी ई रिक्शा चला रही है। अरे ओ भैया, ये क्या कछुए की तरह चला रहा है भाई? थोड़ा जल्दी चला। ऐसे ही हर ग्राहक से रिया की चिकचिक होती रही। तभी रास्ते में उसे अपनी दोस्त स्नेहा मिल जाती है। रिया, तू? और ये क्या नया ड्रामा है? रिया स्नेहा को सब कुछ बताती है।
क्या? ओ गॉड, ये सब कैसे हो गया? और तू इतनी धूप में ये सब कर रही है? पागल है तू? मुझे क्यों नहीं बताया? तू टेंशन मत ले, मैं तेरी हेल्प करूंगी। स्नेहा, मैंने तुझे एटीट्यूड दिखाया, तेरी इतनी बेइज्जती की, और आज मेरे बुरे वक्त में वो हाई क्लास मॉडर्न चुड़ैल नहीं बल्कि तू मेरे साथ खड़ी है। मुझे माफ कर दे यार। कोई बात नहीं, हम तो बेस्ट फ्रेंड हैं। ऐसे ही समय बीत जाता है। रिया दिन भर ई रिक्शा चलाती है और फिर शाम को घर पहुंचती है। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझे माफ कर दो मम्मी, मैं पैसों के नशे में अंधी हो गई थी। अरे मेरी बच्ची, चुप हो जा, गलती सबसे हो जाती है बेटा। नहीं पापा, मैंने आप लोगों के साथ अच्छा नहीं बर्ताव किया। वो महल, वो गाड़ियाँ सब बकवास है, असली खुशी तो अपनों के साथ ही है। मुझे भी माफ कर दे रिया, मैं हमेशा तुझे तेरे स्टैंडर्ड से जज करती रही, पर आज तूने साबित कर दिया कि असली दौलत तो संस्कार होते हैं। अरे चलो भाई, रोना धोना बहुत हो गया। आर्यन, अब अपनी बीवी को सच बता ही दे तू, मुझसे और ये गरीबी का नाटक नहीं हो रहा है। क्या नाटक? आप क्या बोल रहे हो पापा जी? रिया, कोई गुंडे हमारे पीछे नहीं पड़े हैं और ना ही चाचा जी ने कोई हवेली हड़पी है। ये सब तो बस एक बॉलीवुड स्क्रिप्ट थी जो हम ही ने लिखी थी। हाय राम, मतलब सब सलामत है, पर तुम लोगों ने ये सब किया क्यों? ताकि भाभी के अंदर वो जो घमंड वाली आत्मा घुस गई थी ना, उसे बाहर निकाला जा सके। तुम लोगों ने मेरी जान निकाल दी थी, लेकिन जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। पर बेटा, इसी बहाने हमें हमारी पुरानी जमीन से जुड़ी रिया तो वापस मिल गई, और सुमित्रा जी को भी समझ में आ गया कि अच्छे कपड़ों से इंसान अच्छा नहीं होता। थैंक गॉड, मेरी फैमिली सेफ है। प्रॉमिस करती हूँ अब कभी घमंड नहीं करूँगी। कुछ दिनों के बाद रणधीर जी की बड़ी हवेली में एक बहुत बड़ी पार्टी होती है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आप सबको उस इंसान से मिलवाना चाहता हूँ जिसने मुझे दुनिया की सबसे अनमोल बहू दी है। प्लीज वेलकम मिस्टर रामू एंड मिसेस शांति। रिया जाकर अपने माता पिता का हाथ पकड़कर उन्हें स्टेज पर ले आती है। रामू जी, आज से आप कोई साधारण आदमी नहीं है, बल्कि आप मेरी नई कार कंपनी के इकलौते मालिक हैं। अरे लेकिन मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कुछ संभाल नहीं पाऊंगा। अरे पापा जी, आपके पास जो ईमानदारी की डिग्री है ना, वो दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती। और वैसे भी कंपनी तो रिया ही संभालेगी, आपको तो बस कुर्सी पर बैठकर बॉस वाली फील लेनी है। देखा पापा, मैंने कहा था ना कि मैं आपकी ऐसी बेटी हूँ जो 100 बेटों पर भारी है। पूरा परिवार एक साथ हंसता है और फिर सब एक साथ एक फैमिली फोटो क्लिक करवाते हैं।